आप सभी को नमस्ते। और आज की क्लास हम दोबारा जो है आगे की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और कल हमने जो जाना था वो ये जाना था कि नाड़ी को और क्या-क्या कहते हैं, उसके वो नाम क्यों हैं। नाड़ी इतना मतलब जो डिवाइन एनर्जी जो बताया, वो डिवाइन एनर्जी क्यों है? है ना? और हमने जाना था शो हम शो कि श्वास अंदर गया तो क्या होता है, वो शिव और शक्ति कैसे है। और श्वास के नाड़ी के बारे में, वो नदी कैसे है, क्यों उसको जीव कहा गया ना, हंसी कैसे है, हंस कैसे है, वो पौरुष कैसे है, प्रकृति कैसे है। और हमने ये कल जाना था कि नाड़ी किसी किताब का ज्ञान नहीं है। शायद हो सकता है वो जुड़ जाएं, कल्पना जी। हाँ, अभी अभी जुड़ गए। तो कल हमने प्राण के बारे में, नाड़ी के बारे में, और हमारे ऋषि जो हुए हैं कि कैसे उन्होंने इसको पाया, वो इनलाइनमेंट नॉलेज, वो हार्टली नॉलेज, वो माइंड का नॉलेज। और हमने जाना था कि जो पंच तत्व हैं वो कैसे हमारे अंदर जाते हैं, कैसे वो बढ़ते हैं, और हम उसका कैसे पता कर सकते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको जाना था। और मेरी कोशिश है कि हम जितना ईज़िएस्ट वे में इसको समझ सकें, उतना मेरा ये कोशिश रहेगा। और हम जो पहुँचे थे, हम ये पहुँचे थे कि आयुर्वेद में कुछ क्लिनिकल जो पैरामीटर्स हैं, जो नैदानिक मापदंड है, उसमें दर्शन, स्पर्शन, प्रसनन, है ना, अष्टविध परीक्षा का यूज़ किया जाता है। अष्टविध परीक्षा। तो उस अष्टविध परीक्षा में से स्पर्श दर्शन के बारे में हमने कल जाना था कि दर्शन में हमें क्या देखना है। और भी चीज़ें जब हम अष्टविध परीक्षा करेंगे, तो हम दर्शन के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, ठीक है? स्पर्श के बारे में आज हम जानते हैं कि स्पर्श स्पर्श देखो, किसी भी चीज़ को आप एक स्पर्श करते हो, तो एक सेंसरी फीलिंग है।
है ना? वो आपको एहसास होता है, संवेदी अनुभव है, वो आपको है कि आपने कोई चीज़ टच की, तो वो स्मूथ है कि खुरदरी है कि गिल्ली है कि गर्म है, चिकनी है, मोटी है, वो एक सेंसरी फीलिंग है। तो सेंसरी फीलिंग है ना अंदर का ज्ञान, बाहर का तो नहीं है, अंदर का है। कुछ लोगों में नाड़ी को ढूँढना कठिन होता है। जब हम उसको स्पर्श करते हैं, तो नाड़ी को ढूँढना कठिन होता है। केवल एक तरफ महसूस हो सकती है। ऐसा किसके साथ होगा? जो कफ वाले या मोटे लोग होंगे या जिनमें सूजन होगी। आपको ध्यान रखना है कि जो कफ वाले व्यक्ति, मोटे लोग या सामान्यतः जिनको सूजन होती है, ऐसे लोगों में नाड़ी जो है वो फैट के नीचे दब जाती है, क्योंकि उसके ऊपर मांस आ जाता है ना, तो उसके नीचे दब जाती है। तो रेडियल नाड़ी का पता लगाना कठिन हो जाता है। फिर ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपको ये करना है कि अच्छा, नाड़ी ऐसा नहीं है कि आप अकेले हाथ की ही देख सकते हो। जब किसी की हाथ में नाड़ी नहीं मिल रही है और आप ढूँढ-ढूँढ के थक थक चुके हो, नहीं मिल रही है, रेडियल धमनी नहीं मिल रही है, तो क्या करें? उस समय आपको कैरोटिड जो नाड़ी है, उसको चेक करना है। अब कैरोटिड नाड़ी कहाँ मिलेगी? कैरोटिड नाड़ी गर्दन की धमनी है, गर्दन पे मिलती है। सिर को हल्का-सा मतलब जब हम और अच्छा, जिसकी कैरोटिड नाड़ी कूद रही होगी, नाच रही होगी, उसका सिर भी हल्का-सा आपको हिलता हुआ महसूस होगा। और यदि ऐसा किसी के साथ है, तो उस व्यक्ति को हृदय से संबंधित विकार हैं। और उसमें भी क्या होगा? एरोटिक वो रेगुलटेशन, रेगुरगिटेशन, ठीक है? रेगुरगिटेशन का मतलब क्या होता है कि ब्लड लीक हो रहा है। मतलब जो ब्लड हार्ट ने पंप करना था, उतना पंप नहीं कर पाया, उसमें से कुछ बच गया। ठीक है? तो गर्दन पर अच्छा, इसकी इमेज और वो चीज़ें हम इसके नोट्स शेयर करेंगे, उसमें आपको दिखाएँगे, या इसका प्रैक्टिकल नॉलेज है ये। तो पहले हम जो है ना, प्रैक्टिकल में तो आप वहाँ आएँगे, तो थ्योरेटिकल हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है? और स्पर्श के दौरान आप क्या पाते हैं? स्पर्श करते हैं तो वा और जो ये नाड़ी है, ये स्पर्श का ही ज्ञान है, ठीक है? स्पर्श में व्यक्ति के व्यक्ति के अंदर जो नाड़ी में कुछ भी हो रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं। अच्छा, हम कैरोटिड, टेम्पोरल या फेमोरल नाड़ी से के साथ-साथ जो रेडियल नाड़ी को भी छू सकते हैं। मतलब यानी कि कितनी हो गई? 4 नाड़ी, कैरोटिड नाड़ी, टेम्पोरल नाड़ी, फेमोरल नाड़ी और रेडियल नाड़ी, ठीक है? माथे पर भी आप देख सकते हो, जहाँ सहस्त्रार चक्र होता है ना, वहाँ से भी आप व्यक्ति की नाड़ी देख सकते हो, माथे से भी। किसी का हाथ नहीं है, दोनों ही हाथ नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे भाई? और नाड़ी देखनी है, तो क्या कहेंगे कि उसकी नाड़ी नहीं देखी जा सकती?
उसकी भी नाड़ी देखी जा सकती है। फेमरल नाड़ी देखी जा सकती है। और जो प्रजनन संबंधित किसी को रोग है, तो फेमरल नाड़ी देखी जा सकती है। टेम्पोरल नाड़ी देखी जा सकती है। कैरोटिड हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज हैं, उसमें कैरोटिड से एकदम परफेक्ट क्लियर कट आप वैसे ही देख के बता सकते हो। ठीक है। तो व्यक्ति माथे पर जो है ना, माथे पर जो नाड़ी है उसमें व्यक्ति के प्राण, वात, साधक पित्त, तर्पक कफ की स्थिति पता कर सकते हो आप। माथे पर क्या क्या? प्राण, वात, साधक पित्त, ठीक है, और तर्पक कफ, यानी कि 3 चीजें है ना, उनका पता कर सकते हो जो शस्त्रार्थ से जुड़ी हुई हैं। कैरोटिड, कैरोटिड कहाँ होती है? गर्दन पे, जहां मेडुला देते हैं ना, वहां। इसका नाम लिख सकते हो और आप सर्च कर सकते हो, कैरोटिड नर्व इमेज, ये कहाँ पाई जाती है आपको दिख जाएगी। ठीक है। आप लिख सकते हो टेम्पोरल, टेम्पोरल, ठीक है, आपको मिल जाएगी। फिमोरल, रेडियल, चारों नाड़ी आप देखना, ढूंढना, थोड़ी सी आप मेहनत करना। कैरोटिड से क्या पता कर सकते हो आप? प्राणवायु, अवलंबक कफ, रंजक पित्त, ठीक है। और जो अपान वायु है वो, सॉरी, समान वायु, रंजक पित्त, इसको महसूस कर सकते हो। ब्रेकियल जो है उसमें समान, क्लेदक और पाचक पित्त की स्थिति आप देख सकते हो। फेमरल धमनी में अपान वायु, फेमरल मतलब जो थाई पर देखी जा सकती है। थाई पर देखी जा सकती है फेमरल धमनी, उसमें अपान वायु, अपान वायु का मतलब कि यानी कि जो नाभि से नीचे का जो वात है उसको, पाचक पित्त, श्लेषक कफ और प्रजनन संबंधी स्थिति को ये दर्शाती है। तो देखो कहाँ-कहाँ से आप माथे से, गर्दन से, थाई से, है ना? अलग-अलग जगह से जो है, और हाथ से आप अलग-अलग चीज़ें आप छू करके देख सकते हो। आप उनकी जो पल्पेशन है, वो आप पता कर सकते हो, उसकी डिज़ीज़ के बारे में आप पता कर सकते हो। तो है कि नहीं ग्रेट नॉलेज? अभी तक किस-किस को पता था इस बारे में कि नाड़ी कहाँ-कहाँ से देखी जा सकती है? चलिए, आगे पर्सन पूछने में, मतलब ये तो हो गया स्पर्शन, फिर आता है पर्सन पूछना। पर्सन पूछना, हमें क्या पूछना है? ऐसा तो नहीं पूछना है कि खाना खाया, वो भई मतलब तुम भैंस कितना दूध देती है ना? खाना तुमने बनाया था कि तुम्हारी वाइफ ने बनाया था? ऐसा नहीं। जो भी चिकित्सक है या थेरेपिस्ट है आप में से, उस विषय से संबंधित जो भी समस्याएँ हैं, या वो जो उसकी जो समस्या है, उस समस्या के बारे में पूछना है। उस समस्या का जो रोगी है, उस रोगी का उस समस्या से संबंधित इतिहास जानना है, और वो जानना अति आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है। तुक्का मार के नहीं करना है। आप नाड़ी देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नाड़ी से आपने समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, बहुत अच्छी बात है कि आज वर्तमान स्थिति में क्या क्या चल रहा है।
भाई वो दुख में है, मान लो नाड़ी से आपने पता कर लिया कि वह व्यक्ति का वात और पित्त बढ़ा हुआ है। अब वात पित्त क्यों बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए तो उसका पता करोगे ना कि क्यों बढ़ा हुआ है, क्या करता है वो। वो वात की चीजें ज्यादा खाता है या पित्त की चीजें ज्यादा खाता है, या फिर वो एक्सरसाइज नहीं करता जिसकी वजह से वात और पित्त बढ़ गया। तो आपको पता है कि जब एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी वात और पित्त बढ़ता है। अब कोई आदमी का वात पित्त बढ़ गया और उसको वात पित्त से जुड़ी हुई समस्याएं आ गई, और आप उसको ठीक करने के लिए चले। इस बात को ध्यान से देख सुनना। अ, हमारे पास कोई रोगी आता है और उसका मतलब वात का मतलब है कि कॉलन से रिलेटेड, आंत से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, नींद से रिलेटेड आ गई, है ना। और पित्त मतलब उसको एसिडिटी है, जलन है ना? और हीट महसूस हो रही है, गुस्सा आ रहा है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हैं, ठीक है, बाल झड़ रहे हैं। तो अब ऐसे में आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, आपने एक बार के लिए तो बैलेंस कर दिया, लेकिन उसको दोबारा से यदि उसको ये चीजें एक्सरसाइज नहीं करने से बढ़ रही हैं, एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं 2 घंटे तक जिम पे लो, नहीं, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, आ, मतलब 15-20 मिनट एक्सरसाइज के लिए जरूर दें, सुबह या शाम या कभी भी। तो जब तक आप उसको ये ऐसा नहीं बोलोगे, ऐसा नहीं पता करोगे उसका हिस्ट्री लेकर के, तब तक आप उस व्यक्ति को चाह करके भी ठीक नहीं कर सकते, और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि कोज़ को ठीक करना, कारण को जानना एक चिकित्सक का धर्म है, और उस कारण को ही ठीक करना या दूर करना ही रोग का परमानेंट सॉल्यूशन है। तो इसलिए प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। और हम नाड़ी को देखने के लिए आमतौर पे रेडियल नाड़ी को चुनते हैं। क्यों? क्योंकि इसको देखने के लिए, इसको रीड आउट करने के में सुविधा होती है, ठीक है। और अन्य जो स्थान हैं, जो हमने टेम्पोरल, फेमोरल, कैरोटिड नाड़ी के बारे में बात करी, तो वहां पर जो है वो आसानी से हमें उपलब्ध नहीं होती, है ना। तो इस वजह से इमरजेंसी में उन नाड़ियों को भी देखा जाता है, ठीक है। चलिए, आगे हम जो जानते हैं, तो अभी तक हमने जाना कि नाड़ी कहाँ कहाँ से आप देख सकते हो। वात पित्त की और कफ की जो नाड़ी है, उसकी जो वात पित्त की जो सामान्य मतलब उसकी विशेषताएं हैं, उसमें हम आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये 5 तत्व
शरीर में त्रिदोष नामक 3 मूल सिद्धांतों के रूप में प्रकट होते हैं। ये जो 5 कल हमने जाना था ना कि 5 पंच तत्व के बारे में। तो वो पंच तत्व हमारे शरीर में त्रिदोष नामक रोग मतलब त्रिदोष सिद्धांत के रोग लेके आते हैं। त्रिदोष सिद्धांत के कैसे कि वात, पित्त और कफ के। और वो 5 ये तीनों जो दोष हैं वो इन 5 तत्वों से ही आते हैं। जैसे आकाश और वायु तत्व से वात नामक जो शरीर के अंदर सिद्धांत है या रोग है वो आता है। अग्नि और जल तत्व से पित्त, पृथ्वी और जल तत्व से कफ। तो ये 3 दोष जो है ना इन 5 मतलब तत्वों से आते हैं। और ये तीनों दोष किसी भी व्यक्ति के मतलब पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन का निर्धारण करते हैं। ये उसके बारे में बताते हैं, यानी कि किसी का व्यक्तिगत कि उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका संविधान क्या होगा, उसकी नेचर कैसा होगा, उसका निर्माण करते हैं, उसके बारे में बताते हैं ये। उसको रोग की प्रक्रिया क्या होगी, या संतुलित होते हैं तो कौन से रोग होंगे और कौन से नहीं होंगे, उसके बारे में ये बताते हैं। ठीक है। एक मिनट, एक बार उनके में कुछ चल रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? कल्पना का दोबारा से हो गया। एक मिनट। चलिए। तो ये रोग की स्थिति जो है पैदा करते हैं। आज की क्लास के 2 इसकी वो हो जाएंगे रिकॉर्डिंग।
तो जो या हम नाड़ी का जो वास्तविक अध्ययन है, उसके लिए हम जो आगे पढ़ेंगे, वो इन ती दोषों को ही हम पढ़ेंगे। उसी पर हम चर्चा करेंगे। और जो हमारे ऋषि हुए हैं, जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया, ठीक है? और सबसे पहले जो नाड़ी का जो नॉलेज था, वो शिव को था। और शिव से डायरेक्ट ऐसा बताया जाता है कि आचार्य रावण को मिला था। शिव से जो ये डायरेक्ट नॉलेज जो मिला था, वो आचार्य रावण को मिला था। ऐसा बताया जाता है। ये ज्वाइन तो हो गया उनका, लेकिन शो नहीं कर रहा है। कोई उनके में नेटवर्क इश्यू है, क्योंकि यदि ऐप का कोई इश्यू होता तो सबके साथ होता। चलिए, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे वो, है ना? यदि ज़्यादा कुछ ऐसा होगा, तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। तो जो ऋषि हुए, उन्होंने कुछ मतलब उस समय पे क्या था कि किताबें नहीं थी, या बाकी आवाज़ आ रही है ना मेरी? ओके। तो उस समय जो ऋषि थे, वो नाड़ी को जब देखते थे, तो नाड़ी की जो चाल होती थी, वो अलग-अलग मिलती है, क्योंकि तभी तो रोग डिसाइड होता है। तो उस चाल को ऋषियों ने कुछ जानवरों की चाल से तुलना की, कि यह नाड़ी मतलब कैसे चल रही है। फिर उन्होंने उस नाड़ी में मतलब जानवर की चाल से मैच करना शुरू किया, कि क्योंकि किसी को समझाना है। देखो, किसी एक ऋषि को नॉलेज हो गया, तो उसके हार्ट में नॉलेज आ गया, तो अब उसको किसी को बताना है। तो बताने के लिए क्या करेगा? वो क्या कहेगा कि ऐसे-ऐसे कूद रहा है? नहीं, अब वो ऐसे-ऐसे वाला तो बात बनेगी नहीं ना। तो उन्होंने उस नाड़ी की जो चाल को जानवरों की चाल से मैच करना शुरू किया। तो तो उन्होंने मतलब अलग-अलग जानवर देखे उसमें। कभी किसी में जो उन्होंने देखा कि साँप की गति चल रही है, ठीक है? तो सर्प गति मतलब उन्होंने देखा कि वात प्रकृति का जो है,
उसमें सर्प गति मिल रही है, मतलब उसको कोबरा नाड़ी आप बोल सकते हो कि कोबरा नाड़ी कहा जाता है, ठीक है। पित्त जब देखा तो उन्होंने देखा कि वो मेंढक की तरह कूद रही है, मंडूक गति। पित्त पित्त में क्या देखा? मंडूक गति देखा। और जो तर्जनी उंगली, हाँ नहीं, जो आपकी सबसे अंत वाली अनामिका रिंग फिंगर जो देखा, तो उसमें देखा कि कफ मिल रहा है, उसमें हंस गति मिली। ठीक है, तो ये तीन गतियां सामान्य गतियां हैं। ठीक है, ये किसी भी व्यक्ति में आपको मिल जाएंगे। वात मतलब जो फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर समझ में आ रहा है ना आपको? तर्जनी उंगली, ठीक है। तर्जनी उंगली के नीचे आपको वात मिलेगा। और रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगली के नीचे आपको कफ मिलेगा, और वहां हंस के जैसी हंस की गति मिलती है वहां पर। हो गया कल्पना जी का ज्वाइन? कोई नेटवर्क इशू है आपका? तो ये तीन गतियां सामान्य होती हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहला इन्हीं गतियों का पता होना चाहिए कि ये तीनों कहाँ कहाँ मिलती हैं। फिर उसके बाद और मतलब आगे की गतियां हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एकदम ये क्लियर कट होना चाहिए कि तर्जनी उंगली के नीचे वात की नाड़ी होती है, यानी कि अंगूठे के पास वाली जो फिंगर है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी उंगली है उसके नीचे पित्त, और सबसे जो रिंग फिंगर है, अनामिका उंगली है, उसके नीचे कफ दिखाई देता है हमें, कफ। तो जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है उसको इन नाड़ी की
इन तीनों गतियों की विशेषताओं का मतलब पहले नॉलेज होना या जानना, हमेशा जानना चाहिए। ये मतलब नींव है नाड़ी की। यदि आप इन्हीं को महसूस नहीं कर पाते हैं, तो नहीं वो कर पाएँगे आप, ठीक है? आगे की मतलब स्थिति को नहीं जान पाएँगे। तो पहले इन्हीं 3 को हमें जानना चाहिए। दूसरा, लोकेशन, कि इन 3 को जानने के लिए कहाँ क्या करें? इन 3 को जानने के लिए अच्छा, इसमें महिला है, तो वैसे तो नाड़ी तो दोनों हाथ पे चेक करनी है हमें। लेफ्ट एंड राइट दोनों पे ही चेक करनी होती है, क्योंकि ऑर्गन्स लेवल पे जब हम जाते हैं, ऑर्गन्स को चेक करते हैं कि लीवर, किडनी, आंत, हार्ट वगैरह, इन सब चीज़ों को देखते हैं, तो हमें लेफ्ट और राइट हैंड पे जाना ही पड़ता है। लेकिन बेसिकली मतलब मूल सिद्धांत जो है कि ऐसा बताया जाता है आचार्यों के द्वारा, महिला है तो उसके लेफ्ट हैंड की नाड़ी हमें देखनी है, और पुरुष है तो राइट हैंड की नाड़ी हमें देखनी है। ठीक है? और कभी भी नाड़ी आप देखते हैं तो मतलब हमें नाड़ी हमेशा रेडियल साइड से महसूस करना है, कभी भी अल्नर साइड से महसूस नहीं करना है। अब ये रेडियल साइड और अल्नर साइड क्या है? रेडियल साइड बोलते हैं अंगूठे की साइड को, अंगूठे के पास की साइड को, मतलब जो अंगूठे की तरफ से जो शुरू हो रहा है डायरेक्शन, उसको बोलते हैं रेडियल। या रेडियल को ही हम बोलते हैं डिस्टल एंड। क्या बोलते हैं? डिस्टल एंड। ठीक है? या आप ऐसा कह सकते हो, जो ट्यूबुलर बोन है ना, ट्यूबुलर बोन, ट्यूबरकल बोन जो है मतलब जो हमारा अंगूठे से जब नीचे जाते हैं तो एक गड्ढा आता है, और गड्ढे के पास एक उभार है, आप देखेंगे अपने हाथ में। अंगूठे से हम नीचे जाते हैं, कलाई के पास एक गड्ढा आएगा, और उस गड्ढे के पास एक उभार है, छोटा सा एक हड्डी है। मिली आपको? हाँ, ये ट्यूबरकल बोन है। ठीक है? रेडियल ट्यूबरकल बोन। अच्छा, आपको कभी भी जो उंगली है, आपकी तर्जनी उंगली, वो मतलब यहाँ इसके पास तो रखनी है हमें, ये जो गड्ढा अंदर की साइड में जो मिल रहा है, हाथ के अंदर की साइड में मिल रहा है हमें। ठीक है? अच्छा, ये एक तो उभार है, और एक दो दो मतलब रस्सी सी है हमारे हाथ के बीच में, जो हाथ का एकदम, हमारे हाथ का जो बीच है ना, वहां पर ऐसे मोड़ेंगे या वो करेंगे, तो दो मसल्स टाइट होती हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, उनके उसके बीच में, मतलब यानी कि रेडियल जो ट्यूबरकल बोन है, उसके जस्ट नीचे हाथ के बीच की तरफ जब हम चलते हैं, तो तुरंत ही नीचे की साइड में हमें वो मिलती है जगह। ठीक है? तो आपको कभी भी इस बोन पर उंगली को नहीं रखना है। यदि आपने इस बोन पर उंगली को रखा, तो ये गलत रीडिंग देगी आपको, सही नहीं जानकारी देगी।
ठीक है? इससे जस्ट हल्का-सा नीचे, इसके ऊपर नहीं रखना है उँगली को। जस्ट इससे तुरंत इसके नीचे आपको रखना है, मतलब हार्ट की साइड में। ठीक है? अभी अपनी पहली उँगली को रख के देखिए तो। नाड़ी चलती हुई दिखाई दे रही है आपको? किसी ने रख के देखी क्या? नहीं मिली? ओके, ऑडियो नहीं हो रहा है। आप हड्डी तो मिली ना आपको? मैसेज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ऑडियो नहीं हो रहा है तो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? आप ये देखेंगे कि अंगूठे के नीचे जब हम चलते हैं, हाथ की साइड में एक गड्ढा मिलता है। उस गड्ढे के जस्ट नीचे एक उभार है। बोन मिली ना? उस बोन जस्ट नीचे हार्ट की साइड में जब हम चलेंगे, यानी कि कोहनी की तरफ जब चलेंगे, तो जस्ट अंदर की साइड में जो, जैसे हम हाथ टाइट करते हैं तो बीच में एक नर्व उभरती है, नर्व नहीं है, मसल्स है वो, लिगामेंट्स है। ठीक है? तो मतलब वो जो उभरता है हाथ में, एक टाइट हो जाता है, एक आप देखेंगे तो एक रस्सी, है ना? उस रस्सी और उस बोन के बीच में खाली जगह है। ठीक है? और आप यहाँ थोड़ा-सा, आप इसको उँगली को ऐसे थोड़ा-सा, मतलब आप रख के देखेंगे, ऐसे पूरा ये जो उँगली के फर्स्ट जो पार्ट है, पोर है, उसको आप ऐसे पूरे को रख के देखिए, आपको एक जगह नाड़ी कूदती हुई दिखेगी, और जहाँ कूद रही है उसी पे उँगली का सिरा रखना है आपको। मिला पल्स? ओके, बहुत बढ़िया। तो जो तर्जनी उँगली आपने रखी उस बोन के पास, ये वात का पल्स है। ठीक है? और इससे नीचे, जहाँ वात की जगह है, इससे नीचे आप मीडियम जो आपकी मिडल फिंगर है, उसको रखिए। वहां पर भी आपको पल्स मिलेगी। ये पित्त की पल्स है। एक बार एक एक करके रखिए, और जहां पित्त रखा उसके जस्ट नीचे आप अपनी रिंग फिंगर को रखिए, तर्जनी उंगली को। वहां पर कफ की पल्स है। ये तीनों किस किस ने रखे देखी? ओके। और जी, आपको अपने हाथ की पोजीशन इस प्रकार रखनी है कि यदि आप महिला हैं तो लेफ्ट हैंड में रखिए, और आप हमेशा पेशेंट को
आपके जो हाथ, उसकी जो नर्व चेक करनी है, नाड़ी चेक करनी है, वो आपके राइट हैंड से ही चेक करनी है। राइट हैंड में चेक करनी है, ठीक है? तो राइट हैंड में चेक करने के लिए बहुत बढ़िया कल्पना, आपको आपकी तर्जनी उंगली जो मैंने अभी बताया वो वात के ही स्थान पर आनी चाहिए। अब इस प्रकार से रखिए आप हाथ को घुमा के, ठीक है, अपना राइट हैंड, कि वात की जगह पे वात की नाड़ी आनी चाहिए, उंगली आनी चाहिए वात की नाड़ी पर, पित्त पे तर्जनी और कफ पर। तो आप फिर इसको तीनों को रख के और आप देखिए, ठीक है? और तीनों उंगलियां एकदम चिपका के नहीं रखनी है, हल्का सा गैप रखना है, मतलब 1 mm 2 mm का, ठीक है? एकदम ऐसे नहीं कि तीनों की तीनों एकदम एक दूसरे पे चढ़ा के रख, नहीं। अच्छा, तीनों का पल्पेशन आप महसूस कर पा रहे हैं? कफ का पल्पिटेशन आपको नहीं मिलेगा। कफ वाला आपको, जिनका पित्त ज्यादा होगा उसकी नाड़ी कफ की कूद सकती है। अभी इनके हम गुण जान लेते हैं कि वात की विशेषताएं क्या हैं, फिर आज की क्लास हम खत्म करेंगे। वात होती है, तीक्ष्ण होती है, ठंडी होती है, हल्की होती है कि नहीं वायु, तेज होती है, तीक्ष्ण होती है, ठंडी भी होती है, बहुत हल्की होती है वायु, और दबाव डालने पर गायब हो जाएगी। आप देख लीजिए, वात की जो नाड़ी है उस पर थोड़ा सा दबाव डाल के देखिए आप, गायब हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी। तर्जनी उंगली के नीचे कोबरा की तरह चलती हुई मिलती है वो, सर्प गति, और उसके ऊपर आप दबाव डाल के देखिए, उस नाड़ी के ऊपर उंगली से दबा के देखिए, बंद हो जाएगी। हुई बंद। हाँ, ये किसने देखा? हेमा जी ने। हेमा जी बहुत अच्छे से इसको जो है वो देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे से, है ना? राजू सिंह, आपका तो कोई वो नहीं आ रहा, कोई भी मैसेज या कुछ भी। क्लास में है तो कि नहीं है? राजू सिंह राठौड़। अच्छा, पित्त की नाड़ी क्या होती है? जो मिडिल फिंगर है वो पित्त की नाड़ी उच्च आयाम वाली होती है, हाई एम्पलीट्यूड होती है, मजबूत होती है, उसका जो पल्पिटेशन होता है ना वो ज्यादा होता है, ज्यादा कूदती है वो, मेंढक देखो ना कितना कूदता है, और गर्म होती है ना? उसका जो स्पर्श है, मतलब वो एकदम ऐसा होता है कि उंगली को फेंक देगा। तो आप चेक करके देखिए, मिडिल फिंगर को रख के। है ना? अच्छा, अब इसको ब्लॉक करके देखिए, ये ब्लॉक हो रही है क्या? इसको दबाइए, बंद हुई क्या ये? ओके, ट्राई कर रहे हैं तो बताओ भी ना थोड़ा सा, है ना आप, है ना? ये तो आज आप फेस्ट लाइव में हैं, बहुत ओके, ट्राई करिए, बहुत अच्छी बात है।
हाँ, देखो पित्त की नाड़ी बंद नहीं होगी भक्ता बहादुर जी। क्यों? क्योंकि ये मजबूत है, ये नाड़ी मजबूत है। इसका जो आयाम है, जो एम्पलीट्यूड है, जो इसकी मतलब कह सकते हैं कूद है, ठीक है, जो इसका जो वो बहुत तेज है और ये उष्ण होती है। स्पर्श करने पे ये गर्म महसूस होती है। जब आपकी सेंसर कैमरे सही हो जाएंगे ना ये उंगली, तो आपको साफ पता चलेगा कि ये गर्म महसूस हो रही है। और ये मिडिल फिंगर के नीचे ही महसूस होगी आपको, ठीक है। और मेंढक की तरह कूदती है ये। अच्छा, फिर अभी आप कफ की नाड़ी देखिए। जो रिंग फिंगर आपने जहां रखी थी, वहां पर आप देखिए कि आपको महसूस हो रही है क्या? कफ मतलब हंस की तरह तैरते हुए चलता है। और कफ की नाड़ी गहरी होती है, डीप में, क्योंकि हंस आपने देखा ना बहुत गहरा मतलब वो होता है ना, वो धीमे चलता है। ये चौड़ी होती है, लहरदार होती है, ठंडी होती है ना, ठंडी या गर्म भी मतलब हो सकती है। और दूसरी चीज ये नियमित होती है। और जो वात की नाड़ी है वो अनियमित होती है। देखो तो, कफ की नाड़ी मिली क्या? उसको दबाओ, उंगली को दबा के देखिए वहां कफ वाली जगह पे। हाँ, मिला ना। अच्छा, वो एकदम श्वान की तरह चल रही होगी, धीरे दबा के देखेंगे ना पूरा नीचे की तरफ, तब मिलेगी आपको। और पित्त और वात की तो आराम से मिल जाएंगी, लेकिन वो आपको डीप में जाके मिलेगी। हाँ बिल्कुल, राजू सिंह राठौर एकदम सही पकड़े। बहुत हल्की महसूस होगी, क्योंकि श्वान जो होता है ना, हंस जो होता है, वो बहुत धीरे चलता है, धीमे धीमे चलता है। तो धीमे चलेगा तो उसकी मतलब गति का हमें एहसास भी तो धीमे ही होगा। ठीक है। तो आज आप जो है ना इस टास्क को देखिएगा कि अपनी नाड़ी दिन में आपको कम से कम 8-10 बार चेक करनी है। ठीक है। और दूसरा, आपको क्या करना है कि आप कुछ भी आज कुछ भी कर रहे हैं, दीवार मतलब कम से कम 100 चीजें आपको टच करके देखनी है अपनी उंगली से। मतलब 100 चीजों की नाड़ी आपको चेक करनी है। कैसे? जैसे दीवार है, कोई डिब्बा है, कोई गत्ता है, कोई पॉलिथीन है, प्लास्टिक है, मिट्टी का है, ठीक है, कोई फोटो है, कोई कुछ भी आपके घर में जो भी चीजें हैं, ठीक है, अलग अलग धातु की, अलग अलग उन चीजों की, कोई बुक है, कोई लैपटॉप है, कोई मोबाइल है, कवर है, उसको आपने ऐसे टच करके देखना है कि उसकी फीलिंग कैसी आ रही है, रफ आ रही है, स्मूथ आ रही है, गर्म आ रही है, कैसी आ रही है। ठीक है। और दूसरा, अपनी खुद की नाड़ी आपको तीनों उंगलियां एक साथ रख के, कि जैसे अभी आप चेक कर रहे हो, खाना खाने के बाद, फ्रेश होने के बाद, फ्रेश होने से पहले, जब आप बाथरूम आपका आ रहा है, ऐसा भी करके देखना है, बाथरूम आ रहा है और उस समय आपने नाड़ी चेक करी तो कैसा वेग मिल रहा है, 1 मिनट के लिए आंख बंद कर कैसा मिल रहा है, उंगली में कहाँ कहाँ पे लग रहा है। और आप जब बाथरूम करके आ गए, तब फिर ऐसे आपको चेक करना है कि अब क्या मिल रहा है।
ठीक है, तो ये आपको आज करके देखना है। और आपस में जो घर में जो भी कोई व्यक्ति हैं, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हैं, ठीक है? वाह! टच करने का नज़रिया ही बदल गया। घर में जो भी आदमी हैं, आपके घर में जितने भी मेंबर हैं, या आपके पास कोई पेशेंट आता है, आपको कुछ नहीं बताना है उसको, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है कि क्या गति नहीं, आपको केवल ये 3 गतियाँ महसूस करनी है, केवल 3 गतियाँ महसूस करनी है, ठीक है? और कोई रोगी आपके पास है, ट्रीटमेंट देने से पहले महसूस करो, उसके बाद महसूस करो, ठीक है? उसको टच करके देखना है हर एक चीज़ को, आपकी फीलिंग क्या महसूस हो रही है? दीवार को टच कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बेड की चद्दर को टच कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? कंबल को टच कर रहे हैं, कैसा मिल रहा है? क्या मिल रहा है? कैसा फ़ील हो रहा है? वो सारी चीज़ें आपको, उसकी फीलिंग आपको आनी चाहिए। इस सेंसर को साफ करना है, ठीक है? तो आज के लिए ये आपका टास्क है कि आपको कम से कम 100 चीज़ों को आपको टच करके देखना है। और यदि आप उसको राइट डाउन करके देख लें कि हमने इस चीज़ को टच किया तो ऐसा रफनेस फ़ील हुआ, ऐसा इसमें हीट महसूस हुआ, उसमें हमें इसमें महसूस हुआ, बाथरूम करने से पहले हमें इस नाड़ी पे ऐसा मिल रहा था, ज़्यादा कूद रही थी, कम कूद रही थी, ठीक है? आप उसको राइट डाउन कर लें तो आपको और समझ इम्प्रूव हो जाएगी आपकी, ठीक है? और इसी, मैंने आपको बताया था ना कि नाड़ी क्या है? उसका स्पंदन का जो कूद रही है ना, उसका इंटरनल फीलिंग है, ठीक है? उस फीलिंग को लेना है, उस फीलिंग को एहसास करना है। जैसे एक माँ और बेटे का एक प्यार होता है ना, वो कुछ दिख थोड़ी ना रहा है किसी को, लेकिन वो एहसास है। वो जिसने वो एहसास कर लिया, हाँ, बिल्कुल राजू सिंह राठौर जी एकदम सही पकड़े आप, ग्रेट, कि तभी हम फेदर टच कर पाएँगे, ठीक है? और उस फीलिंग को आपको देखना है, वो फीलिंग ही है, वो प्यार वो फीलिंग है। तो फीलिंग कर गया, तो उसको प्यार दिखता है, और यदि फीलिंग नहीं है, फीलिंगलेस है, तो मतलब वो प्यार नहीं दिखता है। किसी जानवर के प्रति, किसी प्रकृति के प्रति, पेड़ के प्रति, फूल के प्रति हमारी फीलिंग है। फीलिंग है तो मतलब हमें वो चीज़ें दिखती हैं, एहसास होता है। किसी का दुःख है, तो फीलिंग ही तो है। नहीं तो दुःख कोई ऐसी वस्तु थोड़ी ना है कि वो लाल, पीली, हरी, वो फीलिंग है। यदि आप फीलिंग कर पा रहे हो तो कोई व्यक्ति दुःख में रो देता है और किसी को हँसता है कोई, तो वो फीलिंग है। तो फीलिंग आपको इन 3 सेंसर से, तर्जनी, मिडल और रिंग, ठीक है? इनसे आपको टच करके देखना है, ठीक है? तो आज का ये आपका टास्क है कि आपको 100 चीज़ों को टच करके देखना है, और अपनी नाड़ी दिन में कम से कम 10 बार आप मतलब, या एक-दूसरे की नाड़ी आपको खाना खाने से पहले, खाने के बाद, बाथरूम से पहले, नहाने के बाद, कैसा महसूस हो रहा है? आप नहाने जा रहे हो, नहाने से पहले चेक करके देखिए ना, नहाने के बाद चेक करके देखिए उसमें क्या चेंज आया, ठीक है? तो ये आज का आपका टास्क है, और आज के बाद हमसे जो है ना इसमें और आगे की चीज़ें हम जानेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। और आपका आज का जो रिव्यू है आप वो ग्रुप में डाल सकते हो, ठीक है? ओके, और जो आपने मतलब जो महसूस करोगे या जो नाड़ी के बारे में या जो 100 चीज़ों के बारे में, उसका रिव्यू भी आप ग्रुप में डाल सकते हो ओपनली, ठीक है? धन्यवाद जी, सुप्रभात राजू सिंह जी, ओके।